नमस्कार, मैं राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवान आदिनाथ कॉलेज ललितपुर से। हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडियन एजुकेशन। इसका यूनिट सेकंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कल तक हम लोगों ने इसमें मैकाले मिनट्स और बेंटिक रेजोल्यूशन को पढ़ा था। आज हम लोग चर्चा करेंगे वुड डिस्पैच की। वुड डिस्पैच क्या है? सबसे पहले ये जान लें, वुड डिस्पैच जो है ये 1854 में भेजा गया। 1854 में इसको बताया गया है ये। अच्छा, देखिए वो जितने भी नियम चल रहे थे, योजनाएं चल रही थी शिक्षा की, आपका 1813 का प्राच्य पाश्चात्य विवाद है। उसके बाद मैकाले का 1834, उसके बाद 1854। ये जितनी भी योजनाएं रही हैं शिक्षा की, आदेश रहे हैं, विवरण पत्र रहे हैं, इन सब में एक बात कॉमन रही थी कि जो ब्रिटिश सरकार है ये हर 20 वर्ष में इनकी समीक्षा करती थी। तो मैकाले के बाद 1834 के बाद 1853 में ब्रिटिश सरकार ने एक इसकी समीक्षा के लिए एक मीटिंग बुलाई और वहाँ पे चर्चा हुई, और उस चर्चा में इसकी जानकारी ली, भाई क्या हो रहा है इंडिया में शिक्षा के लिए। तो मैकाले मिनट्स की वहाँ चर्चा की गई, तो उसमें उन्होंने वो असंतुष्ट रहे उससे, और एक नई शिक्षा समिति गठित की, और उस समिति के अध्यक्ष जो है सर चार्ल्स वुड बनाए गए, और उनके साथ उनके सहयोगी मार्शमैन, कैमरन, विल्सन, हैलाइड, इस तरह के ये लोग इनके सहयोगी रहे, और इनको यहाँ इंडिया भेजा 1853 में। तो ये चूँकि वुड इनके जो है इस समिति के अध्यक्ष थे, तो इनके नाम से ही इसको वुड डिस्पैच या वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। और इस घोषणा पत्र को ये इतना प्रभावी रहा कि इसे भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र भी कहा जाता है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक, अब हम लोग चर्चा करें कि वुड के घोषणा पत्र में क्या क्या रहा है। तो देखिए, वुड के घोषणा पत्र में सबसे पहले तो वुड महोदय ने ये किया कि जो फिल्ट्रेशन थ्योरी मैकाले ने यहाँ अप्लाई की थी उसको पूरी तरह से नकार दिया। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि फिल्ट्रेशन थ्योरी के माध्यम से पढ़ाने से जो आम नागरिक है, आम गरीब आदमी है, जो भारतीय जो मज़दूर क्लास का आदमी, वो कभी नहीं पढ़ पाएगा इस तरह से। उन्होंने कहा है कि हमें ब्रिटिश सरकार को, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी भारतीय जनता को शिक्षित करने की आवश्यकता है। हम पूरी जनता को शिक्षित करेंगे, इसमें चाहे कोई उच्च वर्ग का हो, चाहे निम्न वर्ग का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबकी शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी की बनती है। ठीक, उनकी जो घोषणाएँ रही हैं, वुड के घोषणा पत्र की अनुशंसाएँ, उसमें 9 अनुशंसाएँ उन्होंने बताई हैं। हम एक एक करके हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा है, उसमें बताया शिक्षा नीति, दूसरी शैक्षिक संरचना, तीसरा शैक्षिक दायित्व और शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक शिक्षा के उद्देश्य, शैक्षिक पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, शिक्षा का माध्यम और सहायता अनुदान व्यवस्था। अब एक एक करके हम एक एक इस पॉइंट को क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। इसमें देखिए, सबसे पहला जो शिक्षा नीति उन्होंने पॉइंट है इसमें बताया, इसके लिए उन्होंने कहा कि इसमें जो सभी भारतीय भाषाएं हैं, संस्कृत, अरबी, फारसी, इन सभी भारतीय भाषाओं को के माध्यम से शिक्षा पढ़ानी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है उन्होंने कहा। लेकिन इसके साथ अंग्रेजी को ज़रूर पढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय में जो शिक्षाएँ जिन माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, जिस शिक्षा नीति के आधार पर पढ़ाया जा रहा है, वो भारतीय भाषाओं के माध्यम से आप शिक्षा पढ़ाते रहें, लेकिन इसके साथ अंग्रेजी की भी शिक्षा दी जाए। दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा शैक्षिक संरचना, संगठन के स्तर, उसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को 4 स्टेप्स पे बांट देना चाहिए। बांटा उन्होंने, सबसे पहला स्टेप्स उन्होंने रखा प्राथमिक स्तर का,
दूसरा मिडिल लेवल का, तीसरा हाई स्कूल का, चौथा उन्होंने कहा कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर का होना चाहिए। शैक्षिक दायित्व, अगला पॉइंट शैक्षिक दायित्व है। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा का पूरा दायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी का है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही इसका दायित्व लेने की सिफारिश उन्होंने की है। अगला है शैक्षिक प्रशासन। शैक्षिक प्रशासन के लिए उन्होंने कहा है कि उस समय जो है 7 प्रांत भारत में उन्होंने के लिए चिन्हित किए, बांग्ला, मद्रास, पंजाब और यूपी, उस समय यूनाइटेड प्रोविंस इसको कहा जाता था, और बम्बई। इस तरह से 7 उन्होंने प्रांत चुने और उसमें उन्होंने कहा कि इन सभी प्रांतों में एक एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना करनी चाहिए और इसका एक सर्वोच्च अधिकारी होना चाहिए पूरे भारत का, जिसे निदेश, इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होगा उसको निदेशक कहा जाएगा, ठीक, जो इस पूरी शिक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग करेगा और उसी मशीनरी के आधार पर शिक्षा व्यवस्था लागू होनी चाहिए। अगला पॉइंट उन्होंने डाला है इसमें शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य के लिए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता का भौतिक और बौद्धिक विकास होना चाहिए, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो। भारतीय जनता को आधुनिक रहन सहन का ज्ञान हो, ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा कि सरकारी संस्थाओं के लिए शिक्षित कर्मचारियों को तैयार करना, ये शिक्षा का उद्देश्य रहा है। अगला पॉइंट उन्होंने कहा शैक्षिक पाठ्यक्रम का। पाठ्यक्रम के लिए उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं बांग्ला, संस्कृत, अरबी, फारसी के साथ अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान कराना चाहिए और पाश्चात्य जो साहित्य है उसे भी पढ़ाना चाहिए, विज्ञान पढ़ाना चाहिए, जिससे लोगों का जो है विश्व स्तर की शिक्षा लोगों को मिल सके। अगला उन्होंने कहा शिक्षा का माध्यम। तो माध्यम के लिए उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा प्रोवाइड करें, लेकिन जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में अंग्रेजी के माध्यम से देनी चाहिए। अगर उन्होंने कहा कि अगर हम हायर एजुकेशन डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो इस तरह के ये प्रोफेशनल कोर्स हम संस्कृत में या फारसी के माध्यम से पढ़ें तो पॉसिबल नहीं है। उसने कहा इसके लिए इन हायर एजुकेशन, इन हायर कोर्सेज के लिए अंग्रेजी के माध्यम से ही शिक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए। अगला पॉइंट है अनुदान व्यवस्था। तो अनुदान व्यवस्था के लिए उसने कहा है कि छात्रों के लिए जो है छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध करानी चाहिए। जो होशियार छात्र हैं, होनहार छात्र हैं और वो अपना शिक्षा का व्यय नहीं खर्च कर सकते हैं, तो उन्हें छात्रवृत्तियाँ प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक। तो आज हम लोगों ने बुट के घोषणा पत्र की रिकमेंडेशन को पढ़ा। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।